हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बेच्चे वर्ल्ड के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन, जिसमें हमने ट्रांसपोजिंग मेथड सीखा, हमने लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन सीखा, लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखा, हमने न्यूमेरिकल्स किए, उस पर वर्ड प्रॉब्लम्स किए। अब जो है उन्हीं वर्ड प्रॉब्लम से हम आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 6 लेस दैन द डिनोमिनेटर। कोई एक फ्रैक्शन हमें गिवन है, ठीक है, कोई भी हमें एक फ्रैक्शन गिवन है, तो कोई भी फ्रैक्शन कैसे बनता है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर से बनता है। तो न्यूमरेटर जो है, ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर है वो 6 कम है, ठीक है। आगे है, इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2/3। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो और हमारे पास एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर 6 कम है, लेकिन जब 3 हम उसमें ऐड कर रहे हैं, न्यूमरेटर में जब हम 3 ऐड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन 2/3 हो जा रहा है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, ये तो हमारा फ्रैक्शन 2/3 कब बन रहा है, जब हम न्यूमरेटर में 3 ऐड कर रहे हैं। तो हमें निकालना है ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास डिनोमिनेटर को हम x मान सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कम है। हमें ना न्यूमरेटर पता है ना डिनोमिनेटर पता है, तो लेट आवर डिनोमिनेटर बी x। ठीक है, तो x जो हो गया हमारा डिनोमिनेटर हो गया, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर x - 6 हो जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन विल बी x - 6/x। बट अब क्या है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दे रहे हैं तो अब जो हमारा फ्रैक्शन था वो 2/3 हो जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दे रहे हैं तो ये जो हमारा फ्रैक्शन है ये 2/3 बन जा रहा है। तो अब तो ये हमें लीनियर इक्वेशन की तरह कुछ कुछ दिख रहा है। अब हम इसको ट्रांसपोज कर लेंगे। कैसे ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पे x नीचे है, x ऊपर भी है, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x - 3 × 3 इज इक्वल टू 2 × x हो जाएगा। ब्रैकेट को ओपन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × x - 3 × 3 इज इक्वल टू 2 × x। अब क्या करेंगे, इधर एक तरफ वेरिएबल है, कांस्टेंट है, एक तरफ वेरिएबल है, तो वेरिएबल को हम एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लेंगे। तो 3x - 2x विल बी इक्वल टू 3 × 3। तो x कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा क्या है, x - 6/x है। तो x की वैल्यू हमें 9 मिल गई, तो फ्रैक्शन निकाल सकते हैं हम। 9 - 6/9 कितना हो जाएगा, 3/9 विल बी इक्वल टू 1/3। ठीक है, हमने किस तरह से सॉल्व किया, कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन किस तरह से बनता है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर से जो न्यूमरेटर है 6 कम था, तो हमने फ्रैक्शन अपना निकाल लिया। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, x - 6/x हो जाएगा, जब हम डिनोमिनेटर को x मान लेंगे। ठीक है, और अब उसके बाद क्वेश्चन में ये कहा गया कि जब हम 3 न्यूमरेटर में ऐड कर दे रहे हैं तो अब हमारा नया फ्रैक्शन जो है वो 2/3 हो जा रहा है। तो बस यहाँ से जब हम लिख लेंगे इस दोनों टर्म को, इक्वालिटी के टर्म में आ जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन हमें दिखने लगेगा। और जब हमें लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने हमने सीख लिया है। तो यहाँ से हमने अपना फ्रैक्शन निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सुनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज आशिमा। आशिमा और सुनीता कोई 2 दोस्त हैं या जो भी हैं। तो इसमें यह है कि सुनीता जो भी है, सुनीता आसिमा से 2 गुना बड़ी है। जितना अगर आसिमा का कुछ भी एज होगा, मान लीजिए अगर आसिमा 6 साल की होगी तो सुनीता 12 साल की होगी। इफ 6 years इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम आसिमाज एज एंड 4 years इज एडेड टू सुनीताज एज। अगर आसिमा के एज से हम 6 घटा दे रहे हैं, अगर आसिमा के एज से हम 6 साल घटा दे रहे हैं और सुनीता के एज में हम 4 साल जोड़ दे रहे हैं, तो अब उनके बीच का रेशियो क्या आ जाएगा, आसिमाज एज सुनीता विल बी 4 times आसिमाज एज। ठीक है, अगर 6 हम घटा दे रहे हैं आसिमा के एज से और सुनीता के एज में हम 4 जोड़ दे रहे हैं, तो अब सुनीता जो है उससे 4 गुना ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हमसे पूछा जा रहा है
कि आसिमा और सुनीता जो दोनों हैं वो अभी जो उनका प्रेजेंट एज होगा उससे 2 साल पहले उनका क्या एज होगा। ठीक है, तो हमें दोनों का तो एज पता नहीं है, तो इसमें से किसी एक का भी हम एज x मान लेंगे, तो दूसरे का एज, अगर आसिमा का एज हम x मान लेते हैं तो सुनीता का एज 2x हो जाएगा। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि सुनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज आशिमा। ठीक है, तो दोनों का एज हमें नहीं पता है, तो किसी एक को तो वेरिएबल मानना पड़ेगा। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आसिमा बी x, तो सुनीता का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इफ 6 years इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम आसिमा's एज, तो अगर आसिमा का एज कितना है x है, तो x में से जब हम 6 साल घटा दे रहे हैं तो ये कितना हो जा रहा है, और सुनीता के एज में से जब हम 4 जोड़ दे रहे हैं, सुनीता का एज कितना है हमारे पास 2x है, तो 2x + 4, तो अब ये 4 टाइम्स हो जा रहा है आसिमा के एज से। ठीक है, तो अब तो हमें एक लीनियर इक्वेशन मिल गया। ठीक है, आप समझ रहे हैं, सुनीता के एज में जब हम 4 साल और जोड़ दे रहे हैं, आसिमा के एज में जब हम 6 साल घटा दे रहे हैं, तो सुनीता जो है वो 4 गुना ज़्यादा बड़ी हो जा रही है आसिमा से। तो अब हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशन मिल गया। अब हम पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, अब हमें लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, तो अब हम इसमें एक दोनों तरफ हमारे कांस्टेंट वेरिएबल दोनों हैं, तो हम कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे, वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो 4 + 24 28 हो जाएगा, 4x - 2x 2x हो जाएगा। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x के साथ जो भी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड होगा, राइट हैंड साइड, मतलब जब वो साइड चेंज करता है, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो वो डिवीजन में आ जाएगा। अगर इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में होगा तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 14 ईयर्स, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ आशिमा कितना हो जाएगा 14 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता 28 ईयर्स। बट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाउ ओल्ड वर दे 2 years ago, अभी से 2 साल पहले कितने थे वो। तो प्रेजेंट एज ऑफ आशिमा तो मिल गया हमें 14 ईयर्स, तो 2 साल पहले इसका कितना एज होगा, इसमें से 2 हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, will be equal to 12 years, और 2 साल पहले सुनीता का एज कितना होगा, सुनीता का प्रेजेंट एज 28 ईयर्स है, तो इसमें से भी हम 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 26 ईयर्स। ठीक है, तो 2 साल पहले इनका एज कितना कितना होगा हमने निकाल लिया। ठीक है, इस तरह से हम एज प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो भी किसी का एज हमने x मान लेते हैं, और जो दूसरा है उसके टर्म में ही दिया हुआ होता है। जैसे यहाँ पे गिवन है कि आसिमा का एज जो भी है, सुनीता का एज उससे डबल है, तो अगर हमने आसिमा का एज x माना तो सुनीता का एज हमें 2x मिल गया। अब उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन दिया हुआ होगा, तो वो रिलेशन जो भी यहाँ पे दिया था हमने उसे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, और जब हम लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं तब हमारा जो आंसर है बहुत आसानी से आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, द एज ऑफ सोनू एंड मोनू आर इन द रेशियो 7:5। कोई 2 है, सोनू और मोनू, उनका जो एज का रेशियो है वो 7:5 है। 10 years hence the ratio of their ages will be 9:7। 10 साल के बाद जो उनके एज का रेशियो है वो 9:7 हो जा रहा है। तो पूछा जा रहा है उनका प्रेजेंट एज कितना है, तो प्रेजेंट एज का रेशियो तो हमें 7:5 गिवन है, तो हम उनका एज मान सकते हैं 7x एंड 5x। Let present age of Sonu and Monu be 7x and 5x। ठीक है, फिर क्वेश्चन में ये गिवन है कि 10 year hence the ratio of their ages will be 9:7। तो अभी जो इनका एज है ना, अभी जो भी इनका एज है, जो उससे फिर 10 साल बाद जो हम लोग जा रहे हैं, तब जाके इनका एज का रेशियो 9:7 हो जा रहा है। तो अभी जो इनका एज है वो 7x है ना, यही है इनके एज का रेशियो। तो
इसमें जब हम 10 ऐड कर रहे हैं दोनों में ही, 10 और हेंस, तब इनके एज का रेशियो 9:7 हो जा रहा है। ठीक है, तब इनके एज का रेशियो 9:7 हो जा रहा है। तो अब हमें ये इक्वेशन मिल गया। जब हमें एक बार इक्वेशन मिल गया तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों टर्म एक्स के टर्म जो है वो इस फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो अभी हमें ऐसा लग रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, 7x + 10 × 7 = 9 × 5x + 10, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 49x + 70 = 45x + 90। अब तो हमें ये दिख रहा है लीनियर इक्वेशन। कांस्टेंट टर्म हम एक तरफ करेंगे, वेरिएबल टर्म हम एक तरफ करेंगे, तो 49x - 45x will be equal to 90 - 70, तो कितना हो जाएगा, 4x will be equal to 20। x की वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी। तो हम इनका प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। प्रेजेंट एज सोनू एंड मोनू का 7x और 5x है, तो सोनू का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 7x है, तो 7 × 5 = 35 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ मोनू 5x है, तो 5 × 5 = 25 ईयर्स। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ सोनू और मोनू हमने निकाल लिया, कितना आया, 35 ईयर्स एंड 25 ईयर्स। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, आई एम करेंटली 5 times एज ओल्ड एज माई सन। कोई फादर है जो कि ऐसा बता रहा है कि अभी वो अपने बेटे से 5 गुना ज़्यादा बड़ा है। इन 6 years टाइम आई विल बी 3 times एज ओल्ड एज ही विल बी देन। लेकिन 6 साल के बाद वो उससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा जितना कि वो तब बड़ा होगा। मतलब कि अभी जो है, अभी तो उससे वो 5 गुना ज़्यादा बड़ा है जितना अभी उसका बेटे की एज होगी और उसके फादर की एज होगी, तो वो अभी तो उससे 5 times बड़ा है। लेकिन 6 साल बाद जितना दोनों का एज होगा, 6 साल के बाद जितना दोनों का एज होगा, तो जो फादर है वो सन से 3 times ज़्यादा उसका एज हो जाएगा। तो पूछ रहा है व्हाट आर आवर एजेस नाउ। तो अभी हमारा एजेस कितना है, कोई फादर है ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं। सन का एज अगर हम x मान ले तो फादर का एज 5x हो जाएगा। किसी एक को तो हमें वेरिएबल मानना होगा ना, या फिर हम फादर के एज को भी x मान सकते हैं, और तो फिर सन का एज उस x/5 हो जाएगा। लेकिन ये हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए हम सन का एज अगर x मान लें, लेट द एज ऑफ सन बी x years, तो फादर का एज कितना हो जाएगा प्रेजेंट, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सन भी x years, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा, 5x years हो जाएगा। लेकिन फिर ये आगे कह रहा है कि 6 साल के बाद जो इनके एज का रेशियो हो जाएगा ना, वो 3 times हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों की एज में हम 6 जोड़ देते हैं, तो अब जो है फादर अपने सन से 3 times ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों की एज में हमने 6 जोड़ा, 6 साल के बाद दोनों का ही एज 6-6 साल बड़ा हो जाएगा। तो दोनों की एज में जब हम 6 साल जोड़ रहे हैं, तो अब जो है फादर सन से 3 times ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी हमें लीनियर इक्वेशन दिखने लगा। अब जब हमें लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, तो अभी तो ये ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट को ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 5x + 6 विल बी इक्वल टू 3x + 18। अब हमारा दोनों तरफ ही कांस्टेंट एंड वेरिएबल है, तो वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे। इधर 3x पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव के साथ आएगा, विल बी इक्वल टू 18 - 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5x - 3x 2x विल बी इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 6 हो जाएगा। मतलब सन का जो एज है, सन का एज x ईयर से हमने प्रेजेंट माना है, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन ये क्या हो गया, x = 6 ईयर्स जो मिला, ये प्रेजेंट एज ऑफ सन हो गया। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा,
प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स से 5x है तो 5 × 6 हो जाएगा = 30 ईयर्स। ठीक है, अब समझे हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। कोई भी फादर है जो कि ये बता रहा है कि वो अभी अपने बेटे से 5 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है, 5 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। मान लीजिए कि अगर सन की एज जो भी है तो उससे वो 5 गुना ज़्यादा बड़ा होगा अभी उसका जो फादर है। लेकिन 6 साल के बाद जो उसके सन का एज होगा ना, उससे 3 टाइम्स बड़ा हो जाएगा उसका फादर 6 साल के बाद। ठीक है, तो फिर हमने इस एक का एज x मान लिया तो फादर का एज 5x ईयर्स आ जाएगा। सन का एज जब हम x मानेंगे तो उस हिसाब से फादर का एज 5x मानेंगे, और फिर 6 साल के बाद दोनों के एज में जो इक्वेशन हमें दिख रहा होगा, जो रिलेशन हमें दिख रहा होगा, उसको हम लोग इक्वल साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें लीनियर इक्वेशन दिखने लगेगा, और जब लीनियर इक्वेशन एक बार मिल जाएगा फिर तो हम सॉल्व करना जानते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, देयर आर 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन अ टेस्ट। कोई टेस्ट है, कोई भी टेस्ट लिया जा रहा है जिसमें टोटल 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस समझते हैं आप लोग, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें चॉइसेस मिलते हैं हमें टिक करने के लिए। तो उस तरह के 180 क्वेश्चंस हैं, और उस एग्ज़ाम का ये रूल है, इफ़ अ कैंडिडेट गेट 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, तो जो कैंडिडेट जो भी है अगर एक सही आंसर करता है, एक आंसर को वो सही तरह से टिक करता है, तो उसके लिए उसे 4 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, एंड फॉर एवरी अनअटेम्प्टेड और रॉन्गली आंसर्ड क्वेश्चन 1 मार्क्स इज डिडक्टेड। और अगर वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत देता है या फिर किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है, अगर वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत देता है या फिर नहीं देता है, तो उसके 1 मार्क्स और भी कम कर लिए जाते हैं जो उसने सही जवाब दिया है ना। अगर उसने और भी, तो उसने कोई भी बच्चा है अगर एग्ज़ाम दे रहा है तो उसने कुछ आंसर सही दिए होंगे, कुछ आंसर गलत दिए होंगे, कुछ आंसर छोड़े होंगे, तो जो सही आंसर दिया है उसका जो मार्क्स उसे मिल रहा है उससे भी 1 मार्क्स कम कर लिए जाएंगे हर एक क्वेश्चन के लिए, जो वो तो या फिर गलत करेगा या फिर उसको छोड़ देगा। ठीक है, तो फिर अगर कैंडिडेट को टोटल मार्क्स 450 मिले हैं तो वो कितने आंसर को उसने सही टिक किया है, ऐसा क्वेश्चन किया जा रहा है। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग? कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले टेस्ट लिए जा रहे हैं, तो उस टेस्ट में कोई भी बच्चा है तो उसको हर एक सही आंसर के लिए 4 मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, हर एक सही आंसर के लिए 4 मार्क्स मिल रहा है। और अगर वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहा है या फिर आंसर नहीं दे रहा है तो उसके 1 मार्क्स और भी कम कर लिए जा रहे हैं। वो कहाँ से उसके मार्क्स कम किए जा रहे हैं? जो उसने सही जवाब दिए हैं, जो उसने सही जवाब दिए हैं उसके लिए उसको जो मार्क्स मिले हैं ना, उसमें से उसके मार्क्स घटा लिए जा रहे हैं जो उसने आंसर गलत दिए हैं या फिर जो आंसर नहीं दिए हैं। ठीक है, और अगर उसको टोटल मार्क्स 450 मिला है तो ऐसा पूछा जा रहा है कि उसने कितने आंसर सही टिक किए हैं। तो अगर हम मान लें कि उसने x आंसर सही टिक किए हैं, लेट द करेक्ट आंसर बी, let the number of correct answer be x। अगर x आंसर उसने सही टिक किए हैं, ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि 4 मार्क्स मिल रहे हैं हर एक आंसर के लिए। तो अगर मान लीजिए हम एक आंसर सही दे रहे हैं तो हमें 4 मार्क्स मिले, 2 आंसर सही देंगे तो हमें 8 मार्क्स मिलेंगे। उस तरह से अगर वो x आंसर सही दे रहा है तो उसे 4x मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर, x हो जाएगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि जितने भी वो आंसर गलत कर रहा है या फिर छोड़ दे रहा है तो उतने मार्क्स उसके घटा लिए जा रहे हैं। और किस में से घटाए जा रहे हैं? जो उसने आंसर सही दिया है। तो 4x अगर हमने x माना कि x आंसर वो सही दे रहा है और टोटल 180 क्वेश्चंस हैं तो x आंसर तो उसने सही दे दिया, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो जिसको उसने छोड़ दिया या फिर नहीं दिया, कितने हो जाएंगे वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस? 180 माइनस x हो जाएंगे ना, क्योंकि x तो उसने सही दे ही दिया। बाकी जो बचेंगे उसको उसने या तो छोड़ा होगा या फिर गलत दिया होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन he didn't attempted
और wrongly attempted। कितना हो जाएंगे वो क्वेश्चन? 180 माइनस एक्स क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको उसने या तो छोड़ दिया होगा या फिर गलत किया होगा। तो टोटल मार्क्स उसको 450 मिले हैं, लेकिन कैसे मिले उसको टोटल मार्क्स? 4x तो हो गए जो उसने सही आंसर दिए, लेकिन इसमें से वो मार्क्स घटा लिए जा रहे हैं ना जितने क्वेश्चन उसने छोड़ दिए या फिर उसने गलत किए, तो वो उसके लिए 1 मार्क्स घटाए जा रहे हैं। तो 1 × 180 माइनस एक्स करेंगे तो वो इतने मार्क्स उसके घटा लिए गए होंगे, 180 माइनस एक्स मार्क्स उसके घटा लिए गए होंगे, और यही टोटल मिल करके 450 मार्क्स बने हैं। तो अब हमें ये लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, लेकिन ये ब्रैकेट में है यहाँ पे, तो पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो 4x माइनस 180, ये माइनस इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 450। अभी हमारा वेरिएबल एक तरफ है लेकिन कांस्टेंट भी इधर है, तो कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड में कर लेते हैं। तो 4x प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 450 प्लस 180, 4x प्लस एक्स 5x हो जाएगा, 450 प्लस 180 630 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, x की वैल्यू 630 अपॉन 5 126। तो यही हमसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर्ड करेक्टली, उसने कितने आंसर सही दिए। ठीक है, तो उसने 126 आंसर सही दिए, क्योंकि हमने माना है कि उसने x आंसर सही दिए, तो x की वैल्यू हमारी 126 आई। तो यही वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जिसका जवाब उसने सही तरीके से दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होता है आपके सीएचएस के क्वेश्चन पेपर में, और इस बार भी आने के चांसेस है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अ स्टीमर गोज डाउनस्ट्रीम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन 9 आवर्स। ठीक है, पहले आप अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब समझिए क्या होता है। कोई भी पानी है, ठीक है, कोई भी नदी है या फिर जो भी है जिसमें पानी है, तो उसमें क्या होता है कि अगर जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में बोट जा रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में अगर पानी का भी लहर जाता है, तो उसे हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं। स्ट्रीम का मतलब कि जो पानी का जो लहर है, ठीक है। तो अगर सेम डायरेक्शन में दोनों चल रहे होते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में बोट को भी हम ले जा रहे हैं और उसी डायरेक्शन में अगर स्ट्रीम भी जा रहा है, तो उसे हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं। और अगर जिस डायरेक्शन में हम लोग बोट को ले जा रहे हैं और जिस डायरेक्शन में अगर स्ट्रीम उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, मतलब कि अगर ये मेरा नदी हो गया और हम बोट को इधर ले जा रहे हैं, लहरें भी इधर जा रही हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे डाउन स्ट्रीम। और अगर बोट को हम इधर ले जा रहे हैं और पानी की लहरें जो हैं वो इधर जा रही हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे अप स्ट्रीम। और इसे हम लोग ऐसा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में होता क्या है, डाउन स्ट्रीम में ये होता है कि जब पानी की लहरें भी उधर जा रही हैं और बोट भी उधर जा रहा है, तो वो बोट का स्पीड बढ़ा देती हैं, क्योंकि बोट तो खुद एक अपने स्पीड से चल रहा है, और स्ट्रीम भी अगर उसको ऐसे धक्का देंगे, उसी डायरेक्शन में लेके जाएंगी, तो बोट जल्दी अपने पोजीशन को पहुंच जाएगा जहां भी उसे जाना है, जल्दी से वो डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेगा जितना डिस्टेंस उसे ट्रैवल करना है। और अप स्ट्रीम में ये होता है कि जिधर स्टीमर चल रहा है, मतलब जो बोट है या स्टीमर है, जिधर स्टीमर चल रहा है और अगर जो पानी की धारा है उससे उल्टा तरह से जा रही है, तो स्टीमर अगर इधर जा रहा है और पानी की धारा इधर जा रही है, तो वो क्या करती है कि स्टीमर के स्पीड को कम कर देती हैं। अगर उल्टे डायरेक्शन में जा रही हो स्ट्रीम, मतलब कि लहरें, तो वो स्टीमर या फिर बोट के स्पीड को कम कर देते हैं। ठीक है, तो जितना भी स्ट्रीम का वेलोसिटी या फिर स्पीड होती है, जितने स्टीमर की वेलोसिटी होती है, तो स्टीमर की वेलोसिटी में अगर डाउन स्ट्रीम का कंडीशन होता है, तो हम लोग स्ट्रीम की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। जितना भी स्ट्रीम का वेलोसिटी होता है या स्पीड होता है, उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो उसके लिए आसान कर रही है। उसी डायरेक्शन में अगर स्ट्रीम भी जा रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर लहर भी जा रहा है, तो स्पीड अब दोनों मिल करके उसको तय करेंगे बहुत ही आसानी से, मतलब दोनों मिल लेंगे, दोनों ही स्पीड एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अब डिस्टेंस को तय करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी वो पार कर लेंगे। लेकिन अगर उल्टे डायरेक्शन में चल रही है, तो बोट आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन धारा तो उसको पीछे ला दे रही है, तो स्पीड कम हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बोट की जगह स्टीमर भी कुछ उसी तरह से होता है। तो अगर हम स्टीमर की स्पीड को x मान लें, ठीक है,
हमें स्टीमर की ही स्पीड को निकालना है। और स्टीमर की स्पीड कब निकालना है? स्टिल वाटर में। अगर कोई भी धारा वारा नहीं, मतलब पानी तो है लेकिन कोई ज़्यादा तेज़ धारा नहीं जा रही है, तो उस समय तो वो इंडिपेंडेंट है ना, जितनी उसकी स्पीड होगी उसी स्पीड से वो जाएगा और उसी समय हमें उसकी स्पीड निकालनी है। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ स्टीमर हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में हमने समझा ना कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि धाराएं भी उधर ही जाती है जिधर बोट का डायरेक्शन होता है, तो वो दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, वो आसान हो जाता है अब स्टीमर के लिए और भी उस दूरी को तय करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो स्ट्रीम का वेलोसिटी या स्पीड होगा वो उसके साथ ऐड हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? डाउन स्ट्रीम के कंडीशन में अब डाउन स्ट्रीम के कंडीशन में ऐसा कह रहा है कि कोई भी एक डिस्टेंस को, कोई भी अगर ये डिस्टेंस हमने मान लिया तो इस डिस्टेंस को तय करने में अगर डाउन स्ट्रीम के कंडीशन में 9 आवर्स लग रहे हैं, 9 आवर्स लग रहे हैं, तो ये डिस्टेंस तो मेरा फिक्स है। अगर ये डिस्टेंस मेरा फिक्स है तो आप जानते हैं स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर क्या है कि एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे 9 आवर्स लग रहा है अगर वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। तो डाउन स्ट्रीम के कंडीशन में डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा x+1। हम अभी जो स्पीड है वो x+1 हो जाएगी क्योंकि स्ट्रीम की स्पीड हमारा 1 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, स्ट्रीम का स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो अब डाउन स्ट्रीम में जो टोटल स्पीड है वो x+1 किलोमीटर हो जाएगी, x+1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा और टोटल उसे 9 आवर्स लग रहे हैं उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x+1 इंटू 9। ठीक है, x+1 इंटू 9 किलोमीटर हो जाएगा। अप स्ट्रीम के कंडीशन में क्या होगा? अपस्ट्रीम के कंडीशन में डिस्टेंस कवर्ड तो सेम ही रहेगा ना, हमें तो पता है कि हमें इतना डिस्टेंस कवर करना है और इसमें ऐसा गिवन है कि उसी डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए अपस्ट्रीम में 10 आवर्स लग रहे हैं। तो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए अपस्ट्रीम में 10 आवर्स लग रहे हैं, लेकिन जो स्पीड होगी स्टीमर की वो x-1 हो जाएगी क्योंकि हमने समझा कि अपस्ट्रीम में क्या होता है, बोट का जो या फिर स्टीमर का जो स्पीड है वो अपोजिट होता है स्ट्रीम के स्पीड से, तो वो घटा देता है उसके नेट रिजल्टेंट स्पीड को। तो x-1 इंटू 10 हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड। लेकिन हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि इट कवर्स द सेम डिस्टेंस, हमें सेम डिस्टेंस कवर करने की बात की जा रही है। तो ये दोनों डिस्टेंस कवर्ड जो है वो बराबर है, तो हम इस इक्वेशन को भी बराबर लिख सकते हैं। x+1 इंटू 9 शुड बी इक्वल टू x-1 इंटू 10। ठीक है, पहले आप इक्वेशन मिल जाएगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं। जब हमें इक्वेशन निकालना कैसे है इसको समझना है। ठीक है, तो स्पीड हमने स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर मान लिए x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का मतलब हम समझ रहे हैं। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, जब जिस डायरेक्शन में बोट जा रहा है उसी डायरेक्शन में स्ट्रीम की भी जो स्पीड है उसी डायरेक्शन में है, तो वो नेट जो स्पीड होगा वो बढ़ जाएगा। और कितना से बढ़ेगा? जितना स्ट्रीम का स्पीड है उस स्पीड से वो बोट का भी स्पीड बढ़ जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो हो जाएगा x+1 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में घट जाएगा और घट के कितना हो जाएगा? x-1 किलोमीटर पर आवर। जितना भी स्ट्रीम का स्पीड होगा उससे वो घट जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड, इसमें ऐसा मेंशन किया गया है कि एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए डाउन स्ट्रीम में 9 आवर्स लग रहे हैं, तो उस स्पीड को हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए अप स्ट्रीम में 10 आवर्स लग रहे हैं, तो अप स्ट्रीम में उस स्पीड से हम टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डिस्टेंस मिल जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन है तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9x + 9 इज इक्वल टू 10x - 10। ठीक है, अब हम कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म को एक तरफ कर लेंगे। कांस्टेंट टर्म एक तरफ और वेरिएबल टर्म एक तरफ। तो ये 9x है, इधर हम -10x ले आएंगे। राइट हैंड साइड में 10x पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -10x हो जाएगा।
इधर -10 ऑलरेडी बचा हुआ है, तो ये जो 9 है लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में लाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो 9x - 10x -x इज इक्वल टू -10 -9 -19, दोनों तरफ माइनस माइनस साइन तो कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 19। ठीक है, और x ही हमने माना था स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टील वाटर, तो यही x इज इक्वल टू 19 km/h, यही हो जाएगा स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टील वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टील वाटर। ठीक है, यही स्पीड हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाय 9 सेंटीमीटर। कोई एक रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है, उसका जितना भी ब्रेड्थ है उससे उसका लेंथ 9 बड़ा है, मतलब अगर जितना भी ब्रेड्थ है उससे जो उसका लेंथ है वो 9 ज़्यादा है। ठीक है, इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ आर ईच इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर। अब हम ऐसा कंडीशन ले रहे हैं कि लेंथ को भी हम 3 बढ़ा दे रहे हैं, 3 सेंटीमीटर ज़्यादा कर दे रहे हैं, और ब्रेड्थ को भी 3 सेंटीमीटर ज़्यादा कर दे रहे हैं। तो अब जो नया एरिया आ रहा है तो वो पुराने वाले एरिया से 84 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा होगा। ठीक है, अब जो नया एरिया आ रहा है वो पुराने वाले एरिया से 84 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा होगा, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें निकालना है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो एक इसमें से किसी एक को हम x मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल है, हमें तो पता है नहीं वैल्यू, तो वैल्यू को निकालने के लिए हमें उसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो लेट द ब्रेड्थ बी x सेंटीमीटर, लेट द ब्रेड्थ बी x सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में गिवन है कि लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 9 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो लेंथ कितना हो जाएगा x + 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर लेंथ को हम, अब एरिया निकालना जानते हैं रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर लेंथ को भी हम 3 सेंटीमीटर ज़्यादा कर दे रहे हैं, ब्रेड्थ को भी 3 सेंटीमीटर ज़्यादा कर रहे हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा जब हम 3 सेंटीमीटर दोनों ही बढ़ा देंगे तो न्यू एरिया कितना हो जाएगा x + 3, ब्रेड्थ में हम 3 सेंटीमीटर जोड़ दिए, इंटू लेंथ, ब्रेड्थ इंटू लेंथ ही एरिया होता है, तो न्यू एरिया x + 3 इंटू x + 9 + 3। x + 9 + 3 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लेंथ की वैल्यू हमारे पास x + 9 थी, और क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर हम लेंथ भी बढ़ा रहे हैं, तो न्यू एरिया इतना हो जाएगा हमारा x + 3 इंटू x + 12, और जो हमारा ओरिजिनल एरिया था वो कितना था x इंटू x + 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो नया रेक्टेंगल बन रहा है जिसमें हम 3 सेंटीमीटर लेंथ भी बढ़ा रहे हैं, 3 सेंटीमीटर ब्रेड्थ भी बढ़ा रहे हैं, तो वो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। तो हम जैसा क्वेश्चन कह रहा है उस तरह से हम लिख देंगे, जो न्यू एरिया है, न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया इज इक्वल टू 84। तो न्यू एरिया हमारे पास कितना है x + 3 इंटू x + 12 माइनस ओरिजिनल एरिया कितना है x इंटू x + 9 इज इक्वल टू 84। ब्रैकेट को ओपन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमें ऐसा लगेगा कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन जो x² वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, फिर हमें वो लीनियर इक्वेशन दिखने लगेगा। ठीक है, तो ब्रैकेट को ओपन और मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक बार x को x + 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को x + 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस माइनस x इंटू 9, और इस तरफ 84 है, x इंटू x² हो जाएगा, x इंटू 12x प्लस 3 इंटू x 3x प्लस 12 इंटू 3 36 माइनस x² माइनस 9x विल बी इक्वल टू 84। अब यहाँ पर x² और x² एक बार पॉजिटिव है और इसी तरफ x² नेगेटिव है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब हमें लीनियर इक्वेशन दिखने लगा। ठीक है, तो x वाले टर्म को एक साथ करेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साथ करेंगे, तो ये
तीन टर्म हमारा x वाला है, तो 12x प्लस 3x 15x माइनस 9x 6x हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लाएंगे तो 84 माइनस 36 कितना होता है 48। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 48/6। ठीक है, 6x इज इक्वल टू 48 हमारे पास है। x के साथ जो टर्म मल्टीप्लाइड है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में वो आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 48/6 कितना होता है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या निकालना था ओरिजिनल एरिया। तो ब्रेड्थ x हमें किसने माना था, x हमने किसने माना था, किसको माना था, ब्रेड्थ को माना था। ब्रेड्थ को हमने x माना था, तो ब्रेड्थ की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 8 सेंटीमीटर। था तो ब्रेड्थ हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेंथ जो है वो 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने सारे क्वेश्चंस के एक मतलब अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। सारे वर्ड प्रॉब्लम्स करने के बाद अब हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने लेक्चर को अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा सारे क्वेश्चन को, तो ये सारे जो भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना, वो सब उसी पे बेस्ड है। कुछ भी डिफरेंट इसमें नहीं आता है, बस आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट 3/4। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि -2/3 से हम ऐसा क्या घटाएं कि 3/4 मिल जाए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर x है जिसको हमें घटाना है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। ठीक है, तो किससे हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि -2/3 से हम क्या घटाएं। तो मान लेते हैं कि हम x को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है 3/4 मिल रहा है हमको। ठीक है, 3/4 मिल रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि -2/3 में से क्या घटाएं। तो हमने x मान लिया रिक्वायर्ड नंबर को, जो भी हमें घटाना है। तो -2/3 में से x घटा रहे हैं तो 3/4 मिल रहा है। अब हमें ये लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, तो कांस्टेंट टर्म को हम एक तरफ कर लेंगे। तो -x विल बी इक्वल टू 3/4 प्लस 2/3। इधर -2/3 है तो राइट हैंड साइड में आएगा तो +2/3। तो अब जिस तरह से कांस्टेंट जो भी फ्रैक्शन होते हैं, अगर कांस्टेंट टर्म में होते हैं, जिस तरह से हम उनको ऐड करते हैं, बस उसी तरह से इसको ऐड कर लेंगे। तो 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 3 3 9 प्लस 2 4 8। तो -x इज इक्वल टू 17/12। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी -17/12। माइनस साइन जो है इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे जो कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कर रहे हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपको करने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। कोई भी रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा रेशनल नंबर है वो फ्रैक्शन में ही है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की बात की जा रही है। ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। तो जितना भी न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू गिवन है उससे जो डिनोमिनेटर में गिवन है, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 बड़ा है। ठीक है, इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17। और फिर नेक्स्ट कंडीशन ये कहा जा रहा है कि जब हम न्यूमरेटर में 17 जोड़ दे रहे हैं एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, और डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसको उससे 1 घटा ले रहे हैं, तो अब जो हमारा नया नंबर मिल रहा है वो 3/2 मिल रहा है। तो पूछ रहा है रेशनल नंबर क्या है। तो हमें तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 8 बड़ा है। तो हम न्यूमरेटर को 8 मान सकते हैं, न्यूमरेटर को x मान सकते हैं। लेट द न्यूमरेटर बी x। ठीक है, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा
x प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन में गिवन है कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 8 बड़ा है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन मतलब जो रैशनल नंबर है वो क्या हो जाएगा, x अपॉन x प्लस 8 हो जाएगा। अब जो न्यू कंडीशन है, अब ये कंडीशन ये दिया जा रहा है कि न्यूमरेटर को जब हम 17 बढ़ा दे रहे हैं, न्यूमरेटर में मतलब 17 ऐड कर दे रहे हैं, और डिनोमिनेटर जो भी है मेरे पास उसमें से 1 सब्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं, तो हमारा जो नया नंबर है वो 3/2 हो जा रहा है। ठीक है, मतलब जो ये वैल्यू है ये 3/2 है। ठीक है, तो अब हमें ये लीनियर इक्वेशन टाइप दिख रहा है, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें लीनियर इक्वेशन की तरह दिखने लगेगा। तो x प्लस 17 इंटू 2, इस तरह से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, विल बी इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 8 माइनस 1 7 होता है। ठीक है, तो x प्लस 7, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 2 इंटू 17 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 7, तो 2x प्लस 17 इंटू 2 34 विल बी इक्वल टू 3x प्लस 21। अब हम वेरिएबल टर्म को एक तरफ लाएंगे और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लाएंगे, तो 34 माइनस 21 हो जाएगा, क्योंकि इधर है पॉजिटिव में, तो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो वो नेगेटिव में हो जाएगा। इधर 3x ऐसे ही रहेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में ही था, हमने इसे राइट हैंड साइड में ही रखा है अभी भी। लेफ्ट हैंड साइड से 2x ला रहे हैं हम राइट हैंड साइड में, तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। x की वैल्यू हमें 13 मिल गई, 34 माइनस 21 इज इक्वल टू 13, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू हमें 13 मिल गई। बट हमसे पूछा जा रहा है रैशनल नंबर क्या है, तो रैशनल नंबर की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है x डिवाइडेड बाई x प्लस 8, तो यहाँ हम लोग रख देंगे, तो x की वैल्यू हमें 13 मिली है और x प्लस 8 है डिनोमिनेटर में, तो x की जगह 13 रखेंगे, 13 प्लस 8 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 21, यही हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट इज द रैशनल नंबर इज, रैशनल नंबर वो रैशनल नंबर कौन सा है। ठीक है, आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, हमने पैटर्न समझ लिया, क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है ये समझ लिया, लीनियर इक्वेशन जो मिला है उसे हमने सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू मिल गई। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो x की वैल्यू मिलती है उसे ढूंढ करके टिक करते हैं, या फिर अगर नहीं मिले तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि x की वैल्यू तो हमारी आ गई है, हम टिक कैसे करें। लेकिन क्वेश्चन को भी तो पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है रैशनल नंबर कौन सा है। ठीक है, तो पहले x की वैल्यू तो हमें मिल गई, लेकिन अब हम रैशनल नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो रैशनल नंबर हमारा x डिवाइडेड बाई x प्लस 8 था, x की वैल्यू रख देंगे 13, तो हमारा वो रैशनल नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, वो लीनियर इक्वेशन टाइप का ही है, बस आपको डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन ही दे दिया गया है, आपको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। x प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू x माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। हम लोग जब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे थे तब हमने ये चीज़ सीखा था कि अगर इस तरह से कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया हुआ हो, मतलब न्यूमरेटर में भी हो डिनोमिनेटर में भी हो, तो पहले तो हमें एक टर्म में उसको लाना है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में होगा तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x प्लस बी इंटू ए प्लस बी विल बी इक्वल टू एक्स माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक बार x प्लस बी को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार x प्लस बी को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर उसी तरह से एक बार x माइनस बी को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार माइनस बी के साथ करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे फिर से, a इंटू एक्स प्लस a इंटू बी प्लस b इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस ए बी माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लेंगे और वेरिएबल टर्म को एक तरफ, तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म ये है,
ये है और ये है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म इधर जो है इसको ऐसे ही लिख लेंगे, x प्लस बी एक्स, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, और इधर नेगेटिव है फिर से मतलब राइट हैंड साइड में नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस बी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस बी एक्स हो जाएगा। अब इधर जो कांस्टेंट टर्म है पहले उसको लिख लेंगे, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी लाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि ax और माइनस ax है, लेफ्ट हैंड साइड में ही ax और माइनस ax है, तो सेम वैल्यू बट अपोजिट साइन कैंसिल हो जाते हैं, तो ax माइनस ax ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा bx, तो bx कितना हो जाएगा, 2bx इज इक्वल टू, इधर राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, बचा माइनस ए बी कितना हो जाएगा, माइनस 2ab। x के साथ जो भी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जब हम उसको लाते हैं तो वो डिवाइड में आ जाते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 2b। तो इसको जब हम लोग डिवाइड लगाएंगे तो माइनस a बचेगा, कि b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस a। ये रेपिटेड क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, ताकि क्वेश्चन जो है आप सही सॉल्व करके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 23 सेंटीमीटर। कोई भी रेक्टेंगल दिया हुआ है तो उस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो उसके ब्रेड्थ से 23 ज़्यादा है, या फिर यूँ है कि लेंथ और ब्रेड्थ के बीच का जो डिफरेंस है वो 23 सेंटीमीटर है, ठीक है। और फिर ये है कि उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर 206 सेंटीमीटर है, तो एरिया पूछा जा रहा है हमसे, तो हमें तो ना लेंथ पता है ना ब्रेड्थ पता है, तो किसी एक को हमें x मानना पड़ेगा। लेट द ब्रेड्थ भी 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ की वैल्यू x सेंटीमीटर हो जाएगी, तो लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेंथ और ब्रेड्थ के बीच का जो अंतर है वो 23 है, तो लेंथ माइनस x इज इक्वल टू 23 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितना मिल जाएगा, x प्लस 23 सेंटीमीटर। और हमें जो है उसका पेरीमीटर गिवन है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम लोग जानते हैं किस तरह से निकालते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ ही उसका पेरीमीटर होता है। तो यहाँ पर 2 इंटू लेंथ की वैल्यू हमारे पास x प्लस 23 है और ब्रेड्थ की वैल्यू x है, और पेरीमीटर हमें गिवन है 206 सेंटीमीटर, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेंथ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ पेरीमीटर होता है और पेरीमीटर हमें गिवन है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 23 हो जाएगा और इसके साथ ही मल्टीप्लाइड है तो राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 206/2 103 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 23 इज इक्वल टू 103, तो कांस्टेंट टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे, 2x विल बी इक्वल टू 103 माइनस 23, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80, तो x की वैल्यू 40 हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 40 और लेंथ की वैल्यू हमसे पूछा क्या जा रहा है, एरिया पूछा जा रहा है, तो ब्रेड्थ तो हमें मिल गया 40, ब्रेड्थ को ही हमने x माना था और x की वैल्यू हमें 40 सेंटीमीटर मिल गई, लेकिन हमें निकालना है एरिया, तो उसके लिए हमें लेंथ भी निकालना पड़ेगा, तो लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 प्लस 23 विल बी इक्वल टू 63 सेंटीमीटर। और एरिया निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो है एरिया होता है किसी भी रेक्टेंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ की जगह हम लोग लेंथ की वैल्यू रख देंगे 63 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ की जगह हम लोग रख देंगे 40 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही उसका एरिया होगा 2520। लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ की वैल्यू हमें मिली है 63 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ की वैल्यू हमें मिली है 40 सेंटीमीटर, तो 63 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर एरिया हो जाएगा, और हमें एरिया कितना मिला है 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो एरिया कितना हो जाएगा 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है और थोड़ी देर पहले हमने इस पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व किया, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये है, अ बोट गोज सम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मैंने आपको समझाया, एक बार आप चाहे तो फिर से समझ सकते हैं। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है, कोई भी रिवर वगैरह होती है उसी में हम लोग बोट चलाएंगे। ठीक है, तो बोट जब हम लोग ले जाते हैं तो जिस तरफ बोट का डायरेक्शन होगा, मतलब जिधर हम बोट लेके जा रहे हैं अगर उसी तरफ पानी का धारा होगा तो उसे हम लोग कहते हैं डाउनस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम में क्या होता है कि बोट तो आगे जा ही रहा है, बोट की तो कुछ ना कुछ स्पीड होगी, तो बोट तो आगे जा ही रहा है और पानी का भी जो, पानी की धारा के भी जो डायरेक्शन है उधर ही है, तो पानी का डायरेक्शन, पानी की जो धारा है वो भी उसे और आसानी से उधर ले जाएगी। तो जो पानी का धारा की जो स्पीड होती है वो बोट के स्पीड के साथ जुड़ जाती है। तो डाउनस्ट्रीम में क्या होती है कि दोनों की स्पीड हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, और तब वो डिस्टेंस मूव करता है, तो वो जल्दी मूव कर लेता है एज कम्पेयर टू अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या होता है कि जिस तरफ पानी का धारा है उसके अपोजिट स्ट्रीम का मतलब स्ट्रीम चल रहा होता है, मतलब जिस तरफ हमको बोट ले जाना है और पानी की धारा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। मतलब बोट अगर हम इधर ले जा रहे हैं तो पानी का धारा हमारा इधर चल रहा होता है, तो क्या होता है कि स्पीड घट जाता है बोट का, बोट आगे जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जो पानी की धारा है उसे पीछे ला देती है। तो वो कितने से घटता है, जो भी स्ट्रीम की स्पीड होगी, मतलब जो भी धारा की स्पीड होगी उतना से वो घट जाएगा बोट की स्पीड। ठीक है, तो इस ये उसका मतलब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मतलब ये होता है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है, अ बोट गोज सम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स। तो अपस्ट्रीम में अगर वो जा रहा है बोट तो उसे 6 घंटे लग रहे हैं किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, कोई गिवन डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए उसे 6 आवर्स लग रहे हैं अपस्ट्रीम में, और उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए डाउनस्ट्रीम में उसे 4 आवर्स लग रहे हैं। और हमारे पास स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बोट की स्पीड हम लोग स्टिल वाटर में पता कर, अगर मान लें एक्स, स्टिल वाटर मतलब शांत, मतलब उस समय धारा नहीं चल रही है। ठीक है, धारा रुकी हुई है, तो उस समय बोट की स्पीड अगर हम लोग एक्स मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ बोट in still water is x। x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपस्ट्रीम में वो किसी भी डिस्टेंस को 6 आवर्स में कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन अपस्ट्रीम, स्पीड इनटू टाइम ही डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा, जो भी स्पीड है बोट की कितनी हो जाएगी अपस्ट्रीम में, घट जाएगी, जितनी भी उसकी स्पीड रही होगी उससे स्ट्रीम की जो स्पीड है उससे वो घट जाएगी। ठीक है, तो अपस्ट्रीम में बोट की जो नेट स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, x - 3, क्योंकि स्ट्रीम की स्पीड हमें पता है 3 किलोमीटर पर आवर, तो x - 3 हो जाएगी और इसको हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो यही हमारा डिस्टेंस कवर्ड होगा। ठीक है, यही हमारा डिस्टेंस होगा। और आप डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड है, नेट स्पीड है बोट का, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में स्पीड, जो बोट का स्पीड है उधर ही स्ट्रीम का भी स्पीड होता है, तो उस समय नेट स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। तो डाउनस्ट्रीम में नेट स्पीड कितना हो जाएगा, x + 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो उसी डिस्टेंस को तय करने के लिए उसे कितना टाइम लग रहा है, क्वेश्चन में गिवन है, उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे 4 आवर्स लग रहा है। तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड को हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, x + 3 × 4। लेकिन वो ये तो सेम डिस्टेंस है, तो दोनों डिस्टेंस सेम है, तो ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है ये सेम हो जाएगी। तो x - 3 × 6 विल बी इक्वल टू x + 3 × 4। ठीक है, तो अब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो x × 6 6x माइनस 6 3 × 18 इज इक्वल टू x × 4 4x + 12। अब वेरिएबल को हम लोग एक तरफ ले जाएंगे, कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे,
तो 6x माइनस 4x 2x हो जाएगा, और -18 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में लाएंगे तो वो +18 हो जाएगा, तो 12 + 18, तो 2x इज इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू 15, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 15। तो ये 15 क्या है? 15 है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर तो हमें मिल गया। बट हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस कवर्ड हमने अपस्ट्रीम में निकाला है x - 3 × 6, डाउनस्ट्रीम में निकाला है x + 3 × 4। तो किसी भी एक में हम लोग, दोनों तो डिस्टेंस कवर्ड सेम ही है, सेम डिस्टेंस की बात की जा रही है, तो किसी एक में हम लोग x की वैल्यू रख देंगे तो हमारा डिस्टेंस कवर्ड निकल जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन अपस्ट्रीम है x - 3 × 6, तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू रख सकते हैं x - 3 × 6, यही है डिस्टेंस कवर्ड। x की जगह x की वैल्यू हमें कितने मिली है? 15 km/h, तो x की जगह हम लोग रख देंगे 15 - 3 × 6, यही डिस्टेंस है। तो 15 - 3 12 × 6 इज इक्वल टू 72 किलोमीटर। ठीक है, हमारा डिस्टेंस कितना मिल जाएगा? 72 किलोमीटर। तो आप समझ गए कि अगर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम टाइप का क्वेश्चन दिया होगा तो किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस पैटर्न पे अगर जो भी आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे तो उसमें ऐसा पाएंगे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से ही है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, और हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आपको लीनियर इक्वेशन के मिलेंगे। तो जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को सही करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।